हेलो एवरीवन, वेलकम आपका द रॉयल फिजिक्स के इस क्लास में। मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट और ये इसका फर्स्ट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग आज जानेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, क्वांटिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं, क्वांटिटीज़ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, किस तरह का मेजर का मेथड होता है, फिर हम लोग उस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स कितने प्रकार के होते हैं। ये सब फिजिक्स के बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये सभी चीज़ें जो है तो फंडामेंटल टूल्स के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर हमको फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ फंडामेंटल टूल्स हैं, उसको पहले हमको जानना पड़ता है और उन्हीं टूल्स के अंतर्गत ये हमारे टॉपिक्स सब आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं। क्वांटिटीज़ यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राशियाँ। क्वांटिटीज़ राशियाँ। अब ये राशियाँ होती क्या है, इसको अगर सटीक डिफाइन करें तो ऐसे कहते हैं कि विच हैव सम मैग्नीट्यूड एंड दोज कैन बी मेजर्ड। विच हैव सम मैग्नीट्यूड एंड दोज कैन बी मेजर्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उसकी कुछ वैल्यू हो और जिसे मापा जा सके, डैट मीन्स कि वो मेजरेबल भी होना चाहिए, यानी मापने योग्य भी होना चाहिए। ऐसा कि मैग्नीट्यूड है और मापने योग्य नहीं है तो उसको क्वांटिटीज़ नहीं कहेंगे, और अगर उसमें मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको एक अपने रेखा गणित में, ज्योमेट्री में पॉइंट्स का डिफिनीशन पढ़ा होगा। पॉइंट्स यानी जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रीथ हो, ना हाइट हो, ना थिकनेस हो, उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। कोई भी एक डॉट, तो उसको ऐसे ही कहते हैं। तो अगर इसमें ये ना लेंथ है, ना ब्रीथ है, ना हाइट है, ना थिकनेस है, तो मेजरेबल कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वांटिटीज हम उसको कहेंगे कि जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड हो और जिसको हम मेजर कर सकें। तो अब मैग्नीट्यूड किस में होगा, तो जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक मार्कर पेन है। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया मार्कर। ये मार्कर कोई क्वांटिटी नहीं है, ये मार्कर बस एक ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, या पेन इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब इसमें मेजरेबल क्या क्या चीज़ है, तो मेजरेबल है कि इसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, इसका हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं, इसका रेडियस मेजर कर सकते हैं, इसका हम ये सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं, इसका मास मेजर कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। ये सब मेजरेबल है। तो जो मेजरेबल है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसी को हम लोग क्वांटिटीज़ कहेंगे। जैसे सिंपली हमारे पास एक ये डस्टर भी है। अब इस डस्टर में क्या क्या मेजरेबल है, तो इस डस्टर में इसका लेंथ मेजरेबल है, इसका हम ब्रीथ निकाल सकते हैं, इसकी हाइट निकाल सकते हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका मास मेजर कर सकते हैं, इसका वेट मेजर कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब मेजरेबल है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मेजरेबल होता है उसी को हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे क्वांटिटीज़ में क्या क्या, यानी लेंथ, जैसे हमने पढ़ा लेंथ, मास मतलब द्रव्यमान, हमने एरिया मेजर कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर, ठीक है। इसी प्रकार से वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं।
तो ये सब जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं और जिसमें वैल्यू हो, ये सभी वैल्यू होगी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे इसमें लेंथ भी है, मास भी है, वेट भी है, थिकनेस भी है, डायमीटर भी है, तो जो भी मेजर किया जा सकता है, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसको मेजर किया जा सके, उसको हम लोग क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो बहुत तरह के क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसमें वेलोसिटी होगी, उसमें स्पीड होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल को ऐसे पैरों से किक मार रहा है, डैट मीन्स कि फुटबॉल को वो पैर से फोर्स लगाया, तो फोर्स मेजरेबल क्वांटिटी है। कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत तरह के क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। बहुत सारे, एक बॉडीज़ में हम बहुत तरह के क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह का मोशन में, उसके अनुसार उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो मेजर कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं और जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जो मेजरेबल हो, उसको हम लोग क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में। अब इन क्वांटिटीज़ को जब हम फिजिक्स के नियमों के लिए यूज़ करते हैं, यानी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ को व्यक्त करने के लिए, फंडामेंटल लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम इन क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इन क्वांटिटीज़ को अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम दे देते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिक्स में जिन भी क्वांटिटीज़ का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ बन जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ा है पिछले क्लास में, 9th क्लास में आपने गुरुत्वाकर्षण यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा। उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको बताया गया होगा कि अगर दो बॉडी है, एक A और दूसरा बॉडी है B, एक का मास जो है वो m1 है और दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है। तो इन दो बॉडी के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या एक फोर्स द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और यह फोर्स उस पार्टिकल के या उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगाया जाता है, गुरुत्व केंद्र से लगाया जाता है। इसलिए इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन के अनुसार ये अगर दो बॉडी है A और B, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F, वो समानुपाती होता है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का। दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल का समानुपाती, और उनके बीच की दूरी r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। That means कि दोनों बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F will be directly proportional to product of the masses, या product of masses of the bodies m1 and m2, and inversely proportional to a square of the distance between them। दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। और फिर इसमें जब हम जब प्रोपोर्शनल चेंज हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। हिंदी में इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है G, और ये हो गया m1 m2 अपॉन r²। ये हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ का ये व्यंजक प्राप्त होता है। अब ये न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है वो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है, यानी फिजिक्स में एक फंडामेंटल लॉ, मौलिक नियम इसको माना जाता है जो पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। ये छोटे से छोटे दो पार्टिकल्स से लेकर के बड़े से बड़े दो आकाश गंगाओं के बीच भी यह बल लगता है, ठीक है।
तो अब इस लॉ को एक्सप्रेस करने में देखिए हमने कितने क्वांटिटीज़ का उपयोग किया। एक हमने क्या उपयोग किया, सबसे पहले एफ क्या है यहाँ पर, फोर्स। दूसरा आर क्या है, डिस्टेंस का मतलब हो गया कि हमने लेंथ को यूज़ किया। m1 m2 क्या है, मास, यानी हमने मास का यूज़ किया। और फिर ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये भी एक क्वांटिटी है। तो अब इस एक छोटे से नियम को व्यक्त करने के लिए हमने देखिए बहुत सारे क्वांटिटीज़ का यूज़ किया है। तो इसी प्रकार से जब हम फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ को व्यक्त करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए जब हम क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं तो इन क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी अब ये सभी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहे जाएंगे। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की संख्या भी बहुत है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने जब देखा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत है और सबके अलग अलग अपने अपने इम्पोर्टेंस है, उनका अपना अपना महत्व और उनके गुण या जो भी मतलब उनके जो भी महत्व थे, उसके आधार पर इन सारे क्वांटिटीज़ को हमारे वैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में क्लासिफाई कर दिया। और दो भागों में क्लासिफाई किया तो पहला हमको मिला बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इन सारे क्वांटिटीज़ को दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़, आधारभूत क्वांटिटीज़ या मौलिक क्वांटिटीज़, मौलिक राशियाँ या आधार राशियाँ। इसमें कौन कौन सी राशियाँ आती है? अब जितने भी क्वांटिटीज़ है उसमें देखा गया क्या कि बहुत सारे क्वांटिटीज़ है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे क्वांटिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने उसी के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में वैसे क्वांटिटीज़ को रखा गया कि वे जो किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे क्वांटिटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं या बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, और इनकी संख्या जो है ओनली 7 है। दे आर ओनली 7। फिजिक्स में मात्र ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती है। कौन कौन से क्वांटिटीज़ है जो 7 क्वांटिटीज़ है? सबसे पहले जो इसमें क्वांटिटीज़ है वो है लेंथ, फिर दूसरा मास, तीसरा टाइम, नेक्स्ट टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है 7 क्वांटिटीज़ है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती है। लेंथ लंबाई समझ रहे हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ा होगा। तीन सारे क्वांटिटीज़ के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो क्वांटिटीज़ है लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कुछ न्यू है। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? तो लुमिनस की इंटेंसिटी यानी ज्योति की तीव्रता। जैसे सपोज कीजिए कि हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं, तो माचिस की तिल्ली जलाएं तो जो तिल्ली जल रही है तो उसका जो फ्लेम है उसकी इंटेंसिटी, या जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती जो उसका जो फ्लेम है उसकी इंटेंसिटी, तो उसकी लुमिनस की इंटेंसिटी उसको कहेंगे। जो चमक आ रही है, जैसे सन है तो सन से जो एनर्जी आ रही है, सन जो चमक रहा है उसकी इंटेंसिटी, उसके लुमिनस की इंटेंसिटी, ठीक है।
तो ये हम फिजिक्स में इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, ये भी एक क्वांटिटी है। दूसरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए सब्सटेंस का जो है हम लोग यहाँ पर मास मेजर करते हैं, और ये एक है सब्सटेंस का अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये हो गया कि जो हम कोई ऑब्जेक्ट अगर ले रहे हैं तो उसमें हम मास को मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो जो मास है, वो मास का मतलब होता है कंटेंट ऑफ द बॉडी, कि उसमें कंटेंट कितना है, उस पदार्थ का कंटेंट कितना है, ठीक है। उसी तरह से पदार्थ की मात्रा को हम लोग यहाँ पर एक अलग क्वांटिटी के रूप में हम लोग मेजर करते हैं। एक मास उसका अलग हो गया, और एक पदार्थ की मात्रा, यानी जिस भी पदार्थ से कोई ऑब्जेक्ट बना है उसमें उस पदार्थ की कितनी मात्रा यूज़ की गई है, उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो एक अलग हमारा क्वांटिटी होता है, और इसको हम लोग अलग मेजर करते हैं। तो ये कुल 7 को जो क्वांटिटीज़ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहे गए, और ये क्वांटिटीज़ किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, किसी दूसरे से डिराइव नहीं किए हुए हैं। ये फ्री है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी क्वांटिटीज है जिसका यूज़ हम लोग फिजिक्स में करते हैं, वो सभी क्वांटिटीज़ इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त किए जाते हैं। वो किसी न किसी तरह से इन्हीं क्वांटिटीज़ पर डिपेंड है और इन्हीं से प्राप्त किए जाते हैं। तो वैसे क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो आइए जानते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? डिराइव्ड, दूसरा हमारा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? तो ये जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो किसी न किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के या तो उनके गुणनफल से प्राप्त होता है या उनके डिवीजन से। जोड़ या घटाव करके कोई नई राशि नहीं बनाई जा सकती। इसको बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कि दो क्वांटिटीज़ को अगर हम चाहें तो जोड़ करके दूसरी राशि हम नहीं बना सकते हैं, या दूसरा घटा करके भी हम दूसरी राशि नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर लंबाई को हम लंबाई के साथ जोड़ेंगे तो फिर लंबाई ही मिलेगा, मास को मास के साथ जोड़ेंगे तो फिर मास ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी राशि या दूसरी कोई क्वांटिटी नहीं बनती है जोड़ या घटाव करने से। तो जब भी दूसरी क्वांटिटी बनेगी तो हमेशा प्रोडक्ट से, गुणा करने से या भाग करने से ही दूसरी क्वांटिटी बनेगी। तो देखते हैं कुछ कैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमको मिलते हैं। जैसे हम इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे? तो दोज क्वांटिटीज़ विच आर obtained from the fundamental quantities by their product or division, ठीक है। और these quantities totally depends upon the fundamental quantities। ये बिल्कुल fundamental quantities पर डिपेंड करती है। जैसे देखिए एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम कहें एरिया। तो एरिया का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो डैट मीन्स लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और दूसरा हो गया ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। अब ब्रेड्थ जो है, चौड़ाई भले ही उसका नाम दे दे लेकिन वो भी तो एक प्रकार से लंबाई ही राशि है। जैसे सपोज कीजिए कि ये जो डस्टर है इसमें ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो लंबाई ये हो गई और ये चौड़ाई, तो ये जो चौड़ाई है ये भी तो लंबाई की तरह ही है, हाँ, लेकिन लंबाई से थोड़ी कम है, इसलिए इसका हम नाम दे दिए यहाँ पर चौड़ाई। लेकिन जिस पैमाने का उपयोग करके हम लेंथ को मापेंगे उसी पैमाने का उपयोग करके हम चौड़ाई को भी मापेंगे, उसी पैमाने का उपयोग करके हम ऊंचाई को भी मापेंगे, उसी पैमाने का उपयोग करके हम इसके थिकनेस को भी मापेंगे। तो इस प्रकार से ब्रेड्थ का मतलब भी हो यहाँ पर जो मूल रूप से जो राशि है वो हमारी यहाँ पर मूल रूप से राशि लंबाई ही है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ इनटू लेंथ, जबकि यहाँ पर लेंथ का मतलब क्या है? ब्रेड्थ है, ठीक है।
तो यहाँ पर लेंथ का मतलब ब्रीथ है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि दो मूल राशियाँ यानी लेंथ और लेंथ दोनों एक ही तरह की राशियाँ, इनको गुणा करने से हमको एक नई राशि मिल गई। तो ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और ये हमारा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एरिया। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जितने भी जिसको भी जो भी लेंथ की तरह मेजर करने वाली क्वांटिटीज़ है, लेंथ की तरह जो भी मेजर हो सकने वाली, वो सभी लेंथ ही हैं। चाहे उसको ब्रीथ कहे, हाइट कहे, थिकनेस कहे, डिस्टेंस कहे, डिस्प्लेसमेंट कहे, रेडियस कहे, ये सब जो है मूल रूप से क्वांटिटीज़ लेंथ ही है, क्योंकि सब लंबाई की तरह ही है, लंबाई की तरह इसको सबको मेजर करेंगे। एक और लेते हैं, देखिए एक और क्वांटिटीज़ हम लेते हैं, जैसे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया, अगर इसको सिंपली हम फॉर्मूला डिफाइन करें तो इसको लिखेंगे हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो लेंथ जो है वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गया, ब्रेड्थ जो है वो भी मूल रूप से लेंथ है, और हाइट जो है वो भी मूल रूप से लेंथ है। तो हमने क्या देखा कि लेंथ को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो हमको फिर एक नई क्वांटिटी मिल जाती है जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो हमको फिर यहाँ से एक नई क्वांटिटी मिल गई। तो अब ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया और उसी से हमको एक नया ये क्वांटिटी मिला जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। इसी प्रकार से एक और देखिए लेते हैं एग्जाम्पल, डेंसिटी। डेंसिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं घनत्व, और घनत्व का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट वॉल्यूम जो उसका मास होता है उसको उसका घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे तो इसको लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया। अब इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में देखें तो ऊपर में हो गया हमारा मास और नीचे में क्या मिला हमको वॉल्यूम। के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इस प्रकार से अब इसमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गए, एक मास और दूसरा लेंथ। लेंथ को यहाँ पर 3 बार गुना किया जा रहा है और फिर मास में डिवाइड किया जा रहा है, तो हमको एक नई क्वांटिटी मिल गई जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब जो क्वांटिटीज है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड हो रही हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कुछ अन्य क्वांटिटीज भी आ जाए। जैसे सपोज कीजिए हम लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी हम चलिए लेते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी इसको कैसे डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन बटे समय से वेग को निकालते हैं। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन लाइक एज अ डिस्टेंस, एक प्रकार की दूरी है, और दूरी यानी मूल रूप से जो क्वांटिटीज़ है वो लेंथ हो गई, क्योंकि लेंथ को जैसे मेजर करते हैं वैसे ही दूरी को भी मेजर करते हैं। तो इसलिए मूल रूप से जो क्वांटिटीज़ है वो हमारा लेंथ हो गया। तो इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं लेंथ, और नीचे हो गया हमारा टाइम। तो ये देखिए इसमें 2 अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गया, एक लेंथ हो गया और दूसरा टाइम हो गया। और लेंथ में टाइम से डिवाइड किए तो हमको एक नई क्वांटिटी मिल गई जो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी जो एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है जो कि लेंथ और टाइम जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार से अगर हम एक्सेलरेशन लें, एक्सेलरेशन इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग त्वरण, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो उसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए इसमें हम लोग जितने भी क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं ना, सभी क्वांटिटीज़ के साथ साथ हम लोग उसके फॉर्मूला को भी लिख रहे हैं। तो इससे आपको दोहरा फायदा होने वाला है, एक तो आप क्वांटिटीज़ को समझ रहे हैं, दूसरा कि जिन जिन क्वांटिटीज़ का हम नाम ले रहे हैं उनका आपको फॉर्मूला भी याद होते जा रहा है।
और जो इसमें जिन क्वांटिटीज़ के बारे में आप भूल गए हैं वो सब एक प्रकार से रिकैप हो रहा है। जिन जिन क्वांटिटीज़ के बारे में आपने पहले पढ़ा है और आप उसको भूल गए हैं या थोड़ा बहुत याद है, उन सारी चीज़ें आपको फिर से यहाँ पर याद आ जाएंगी। तो एक्सेलरेशन त्वरण यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पर अगर इसको क्वांटिटीज़ की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में लिखें तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी को अभी हमने क्या लिखा, लेंथ अपॉन टाइम। तो इस वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम, और फिर नीचे एक टाइम है तो इसलिए टाइम फिर नीचे वाले टाइम के साथ गुना हो गया। तो अब इस प्रकार से हमको एक नई क्वांटिटी मिल गई एक्सेलरेशन। यानी ये एक्सेलरेशन जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई जो कि लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है। लेकिन कैसे डिपेंड करती है, तो ये वेलोसिटी से डिफरेंट है, यानी इसमें टाइम को 2 बार गुना करके और तब लेंथ में डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बहुत तरह की क्वांटिटी, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, इसके बाद से आप मोमेंटम ले सकते हैं, इम्पल्स, ये भी फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब बहुत तरह के ये सब जितनी भी क्वांटिटीज़ है, यानी अभी जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में पढ़ा 7 क्वांटिटीज़, उन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा फिजिक्स में जितने भी आने वाले क्वांटिटीज़ है उन सारे क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आते हैं और सभी किसी न किसी भी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में भी हम लोग ज़्यादातर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, ज़्यादातर हम लोग इन्हीं क्वांटिटीज़ पर हम लोग डिपेंड रहते हैं या इन्हीं क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग को ज़्यादातर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आइए, ये तो 2 तरह के क्वांटिटीज़ हो गए, लेकिन फिजिक्स में जितने भी लॉ है उन सारे लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ इतने ही क्वांटिटीज़ काफ़ी नहीं है, यानी ये 2 प्रकार के क्वांटिटीज़ काफ़ी नहीं है। कुछ और भी क्वांटिटीज़ है जिसका फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, यानी उसके बिना जो है फिजिक्स समझिए कि अधूरा है। और वो जो क्वांटिटीज़ है उन क्वांटिटीज़ को हम अलग से रखते हैं और उन क्वांटिटीज़ को हम लोग अलग एक कैटेगरी बनाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ यानी संपूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, संपूरक राशियाँ। अब ये जो संपूरक राशियाँ क्या है, तो ये संपूरक राशियाँ मतलब ऐसे समझिए उसको कि ये फिजिक्स में आ करके क्वांटिटीज़ को पूरा कर देती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि हम लोग खाना खा रहे हैं, तो हमारा जो मुख्य भोजन है दाल, भात, सब्जी, ऐसे, अब उस पर अलग से हमको कोई अचार या पापड़ दे दे तो हमारा खाना का टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ये उसी तरह से फिजिक्स में ये क्वांटिटीज़ आ करके हमारे क्वांटिटीज़ के मतलब पूरा कर देती है, जो अधूरा लग रहा था उसको ये पूरा बना देती है, और इस प्रकार से इसका महत्व फिजिक्स में बहुत ही बढ़ जाता है। इस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में 2 क्वांटिटीज़ आते हैं। एक क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। एंगल के बिना तो फिजिक्स का हो ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकते हम। एंगल फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोण, प्लेन एंगल यानी तलीय कोण। जैसे आपने छोटे कक्षाओं में बहुत सारे कोण बनाए होंगे, जैसे कि 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, इस तरह 180 डिग्री का कोण, बहुत सारे आपने कोण बनाए होंगे, कॉपी पर आपने खींचा होगा ज्योमेट्री में। तो ऐसे जो कोण हम खींचते हैं अपने कॉपी पे, वैसे ही कोण को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं, तलीय कोण कहते हैं, जो किसी तल में बनाए जाते हैं। ये 2 किरणों से ऐसे बनता है, 2 किरणों के बीच का जो झुकाव होता है इसी को हम प्लेन एंगल या कोण कहते हैं। तो ये किसी तल में बनाए जाते हैं, जैसे ये बोर्ड के तल में ये कोण बन गया, ठीक है, तो ये प्लेन एंगल कहा जाता है। और दूसरा एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसको हम लोग कहते हैं घन कोण। सॉलिड एंगल यानी घन कोण। अब ये घन कोण क्या होता है? ये घन कोण जो है वो प्लेन एंगल से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जैसे याद कीजिए कि आप आइसक्रीम जब खाते हैं तो आइसक्रीम जैसे हम लोग लेते हैं कोन के शेप वाला,
जैसे कॉर्नेटो वगैरह जो मिलता है मार्केट में और बहुत ही हम लोग इंटरेस्ट से खाते हैं उसको। तो वो जो आइसक्रीम जो हम लेते हैं तो वो एक कोन के शेप में, यानी एक शंकु के आकार का वो होता है, ऐसे सपोज कीजिए ऐसे, और ये इसका शेप हो गया शंकु के आकार का, यानी ये पूरा गोल होता है। अब उसके केंद्र पर आप ध्यान दीजिएगा तो जिस प्रकार का ये शेप ऊपर की तरफ बन रहा है, सेम उसी तरह से उसके सेंटर पर भी इसी प्रकार का शेप बनेगा, कहीं पर भी ये इसी प्रकार का ऐसे शेप बनेगा। तो यहाँ पर भी ये सेंटर पर, यहाँ पर भी ये एक प्रकार का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, लेकिन ये एंगल कैसा है तो गोल है। ये किसी प्लेन में नहीं है बल्कि ये 3 डायमेंशनल एंगल हो गया। इस पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी है। ये क्या था तो 2 डायमेंशनल था, किसी तल में था, लेकिन ये किसी तल में नहीं है, ये स्फेरिकल एंगल हो गया, गोल एंगल हो गया, एक प्रकार से 3 डायमेंशनल हो गया। तो ऐसे कोण को हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल, ये घन कोण कहे जाते हैं। और इसके मापने के अलग तरीके, ठीक है, इसके मापने के अलग तरीके हैं। तो दोनों के मापन के अलग तरीके हैं। इसके मापन को भी हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो ये 2 अलग अलग तरह के एंगल्स हम लोग यहाँ पे हो गए। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ है ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आती है और फिजिक्स में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यानी ऐसे कहें कि फिजिक्स जो है इसके बिना अधूरा है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं फिजिक्स में। हर लगभग बहुत सारे टॉपिक्स में हम लोग एंगल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ हमने देखा, इन क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, इनको मेजर करने का मेथड क्या है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है, कोई किसान है, और वो किसान रोज़ उसकी आदत है कि सुबह जब उठता है तो वह अपने खेतों की तरफ जाता है और अपने खेतों को देखता है कि उसकी खेत के फसल कैसे हैं, इन सब चीज़ों को वो देखने के लिए खेत में जाता है। इसी क्रम में वो किसी दिन जाता है और उसको इच्छा होती है कि अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई को कि वो मेजर करे, कि अपनी खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी उसको थोड़ा मेजर करे। क्योंकि होता है ना, लोग एक के बगल में दूसरा किसान का खेत होता है, तो वो जब हल चलता है तो उस क्रम में थोड़ा सा इधर उधर उसका मेजरमेंट हो जाता है, तो लोग उसको अपना मेजर करके उसको फिर से सही करते हैं। तो उसकी भी इच्छा होती है कि चलो क्यों ना थोड़ा सा हम अपने खेत को आज मेजर करें कि हमारे खेत की जो लंबाई चौड़ाई है वो सही तो है ना। तो उस समय वो सोचता है। अब सोचिए कि उस समय किसान के पास कुछ भी नहीं है मेजर करने के लिए, तो वो क्या करेगा, कैसे उस खेत की लंबाई को चौड़ाई को मेजर करेगा। सोचे, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो कैसे मेजर करेगा वो? जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग अपने लंबाई अगर मापनी है तो सामान्यतः हम अपने पैर के डेग से उसको माप लेते हैं, अपने फीट से, अपने पैरों से उसको माप लेते हैं कि कितनी लंबाई वो है। तो निश्चित रूप से किसान ने भी वही किया। वो क्या किया कि अपने पैरों से चल करके और एक किनारे से दूसरे किनारे तक गया और अपने पैरों से, कदम से वो माप लिया कि हमारी लंबाई जो है वो खेत की इतनी कदम है मेरे पैर से। और चूंकि वो उसको पहले भी वो मेजर करते रहा है, इसलिए उसको आइडिया मिल जाता है कि हमारे खेत की लंबाई और चौड़ाई में कोई कमी नहीं हुई है, जितनी थी उतनी है। और इस प्रकार से कदम से उसने खेत की लंबाई को मेजर करके अपने मेजरमेंट को प्राप्त कर लिया। तो इसमें यहाँ पर किसान ने किया गया, सबसे पहले मेजर करने के लिए क्वांटिटीज़ को उसने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड का चुनाव किया, एक मानक का चुनाव किया कि हम अपने खेत की लंबाई को मापेंगे किससे।
जैसे उसकी जो कदम है वो कदम उसके लिए एक स्टैंडर्ड हो गई, उसके लिए एक मानक हो गई, और उस मानक से उसने खेत की लंबाई को मापा, और चाहे वो उस खेत की लंबाई उसके कदम से वो 10 गुना हो, 20 गुना हो, 50 गुना हो, उसने उसको मापा, और इस प्रकार से वो मानक जो है वो मेजरमेंट के लिए उसके पास एक मात्रक हो गया, एक इकाई हो गई। तो इसका मतलब ये है, किसान के अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें एक मानक की आवश्यकता होती है, और उस मानक में की एक विशेषता ये होनी चाहिए कि वो मानक उस राशि के ही कैरेक्टर का हो या उस राशि के ही गुणों वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि हमको लंबाई मापनी है, तो लंबाई मापने के लिए कोई उसी प्रकार की ही राशि का मानक का हम उपयोग करेंगे। अब लंबाई मापने के लिए हम तराजू या बटखरे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो भी राशि मापनी है, उस राशि को मापने के लिए जो भी हम पैमाना चूज करेंगे, जो मानक चूज करेंगे, वो मानक उस राशि की प्रकृति का ही होना चाहिए। ये सबसे पहली चीज आवश्यक है। ठीक है। दूसरी ये कि जो हम पैमाना चूज कर रहे हैं वो पैमाना हमारे लिए उस समय के लिए मान्य है। ये कोई जोरी नहीं है कि वही पैमाना हर कोई अपनाए, क्योंकि जो पैमाना आपके पास है, हो सकता है कि दूसरे के पास कोई दूसरा पैमाना हो, वो उससे अपनी लंबाई को मेजर करता हो। और ऐसा ही था भी, बहुत पहले बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह के पैमाने यूज किए जाते थे। लंबाई के मापने के लिए अलग अलग पैमाने, द्रव्यमान को मापने के लिए, मास को मेजर करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड का यूज किया जाता था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड का यूज होता था। बाद में वो सभी एक हुआ, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहला तो ये कि हमको अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड का चुनाव करेंगे। फिर उस स्टैंडर्ड से जो क्वांटिटी हमको दी गई है उस क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि उस किसान ने किया, वो उसकी खेत की लंबाई बहुत अधिक थी उसके कदम से, तो इसलिए कदम चल करके उसने देखा कि हमारे खेत की लंबाई हमारे कदम से कितनी गुनी अधिक है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर उसके खेत की लंबाई उसके कदम से 50 गुनी अधिक है तो 50 कदम वो चलेगा। तो इस प्रकार से पहले हम एक मानक का चुनाव करते हैं और फिर उसी मानक का उपयोग करके उस राशि को हम कंपेयर करते हैं कि वो राशि दिए गए मानक पर कितनी गुनी अधिक है या कितनी गुनी कम है। उस मानक से हम उस राशि को कंपेयर करते हैं और तब कंपेयर करने के बाद तब हम उस राशि की जो मेजर्ड वैल्यू यानी मापी गई जो मान होती है उसको हम इस रूप में लिखते हैं Q बराबर N इंटू U। ये मेजर्ड वैल्यू को लिखने का ये हमारा मेथड हो गया, Q बराबर N इंटू U, जहाँ वेयर N क्या हो गया, तो n हो गया हमारा न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि जो हमने मेजर किया, अगर सपोज कीजिए कि वो 50 कदम अगर किसान चला है तो 50 उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। और u क्या हो गया, एंड u इज इक्वल टू, इसको कहेंगे चूजन स्टैंडर्ड, यानी चूज किया गया, माना गया मानक, चुना गया मानक। जैसे यहाँ पर किसान ने कदम का उपयोग किया है अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए, तो यहाँ पर उसका मानक जो हो गया वो कदम हो गया। तो इस प्रकार से उसकी अगर खेत की लंबाई अगर हम लिखें तो लंबाई को अगर हम L से लिखें तो L बराबर हो जाएगा 50 कदम। 50 कदम उसने चला तो 50 कदम, तो ये कदम उसका चूजन स्टैंडर्ड हो गया और ये 50 उसका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया कि कदम से उसके खेत की लंबाई जो वो 50 गुनी अधिक है। तो इस प्रकार से किसी भी क्वांटिटीज़ को फिजिक्स में जो मापने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह मुख्य रूप से एक कंपेयरिंग मेथड है। कंपेयरिंग मेथड यानी तुलनात्मक विधि है, तुलना करने वाली विधि है। यानी हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे जो उस दिए गए क्वांटिटीज के नेचर का हो और फिर उस चूजन स्टैंडर्ड से उस क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे कि ये क्वांटिटीज इस चूजन स्टैंडर्ड पर कितनी गुनी है।
और तब हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ को मेजर करने का जो मेथड है वो मुख्य रूप से कंपेयरिंग मेथड है। क्लियर है? तो ये हम सीख गए कि फिजिक्स में लोग क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे करते हैं। अब फिजिक्स में जब हम क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जिस भी स्टैंडर्ड को हम चूज करते हैं, यू चूज एन स्टैंडर्ड, जिस भी स्टैंडर्ड को चूज करें, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम अगर लंबाई को मापने के लिए फीट का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए फीट स्टैंडर्ड हो गया, किलोमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो किलोमीटर हमारे लिए स्टैंडर्ड हो गया, इंच का उपयोग कर रहे हैं तो इंच हमारे लिए स्टैंडर्ड हो गया। तो अलग अलग तरह के, अब जैसे एक ही क्वांटिटी है लेंथ, तो अब लेंथ के लिए भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हम चूज कर रहे हैं। हम लोग इंच में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी लेंथ को मापते हैं, फीट में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, बहुत छोटा होता है तो मिलीमीटर में भी मापते हैं। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड हम लोग चूज करते हैं। क्यों? अपनी सुविधा के अनुसार लेंथ किस प्रकार की है, क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड कितनी है, उसके हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड को चूज करते हैं और उस स्टैंडर्ड का यूज़ करके क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं और हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम लोग लेंथ को अगर किसी का मिलीमीटर में मेजर किया हुआ है तो 5 मिलीमीटर, अगर किसी ने लेंथ को किलोमीटर में मेजर किया है तो 5 किलोमीटर। अब चाहे उसकी वैल्यू जो भी हो, ये 5 कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी जो भी वैल्यू हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी ने मास को मेजर किया तो मास अगर उसका मान लेते हैं 10 kg, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो केजी स्टैंडर्ड का यूज़ किया और उस केजी स्टैंडर्ड पर जो क्वांटिटी दी गई है वो क्वांटिटी 10 गुनी अधिक है। इसी प्रकार से किसी ने टाइम को मेजर किया और टाइम को मेजर किया तो आया 5 मिनट, तो यहाँ पर टाइम को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किया गया वो मिनट है, जबकि टाइम के भी तो बहुत सारे स्टैंडर्ड हो सकते हैं, जैसे सेकेंड है, मिनट है, आवर है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, बहुत सारे, ये सब टाइम को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड्स हो गए। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए बहुत तरह के स्टैंडर्ड्स हैं और उन स्टैंडर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब हम इन स्टैंडर्ड्स का यूज़ क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं तो उन स्टैंडर्ड्स को अब हम लोग नाम देते हैं यूनिट, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मात्रक या इकाई, मात्रक या इकाई। तो यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, किसको कहेंगे, यूनिट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द चूजन स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस भी हम स्टैंडर्ड को चूज करते हैं उसी स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे अगर हम लेंथ के लिए लिखें तो लेंथ के लिए हमारे पास सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, बहुत तरह के, फीट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टैंडर्ड हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मास के हम स्टैंडर्ड्स को देखें तो मास को मेजर करने के लिए हमारे पास मिलीग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम में भी मेजर करते हैं, क्विंटल में मेजर करते हैं, इस तरह के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। टाइम के अगर हम स्टैंडर्ड्स को देखें तो टाइम के लिए सेकेंड है, मिनट है, आवर है, इस प्रकार से बहुत सारे, वीक, आपको मंथ, ये सब, ठीक है, डे। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। तो अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं और उन्हीं चूजन स्टैंडर्ड्स को हम लोग यूनिट कहते हैं। और उस यूनिट को जब भी हम किसी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो क्वांटिटीज़ का जब वैल्यू लिखते हैं तो उस यूनिट्स के साथ ही लिखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि किसी हमने ऑब्जेक्ट की मास को मेजर किया और उसका मास आया 5 kg, अब हम क्या करते हैं कि यह kg नहीं लिखते, सिर्फ 5 लिखते हैं, तो क्या पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 क्या है, 5 किलोग्राम है कि 5 ग्राम है कि 5 क्विंटल है, कुछ नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर इसके साथ हमने केजी लगा दिया तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किलोग्राम स्टैंडर्ड पर 5 टाइम्स अधिक है, 5 गुना अधिक है। वो मिलीग्राम में या ग्राम में या क्विंटल में नहीं है, वो किलोग्राम में है। तो इसलिए जब भी हम लोग क्वांटिटीज़ के मेजर्ड वैल्यू को, उसके मापित मान को जब लिखेंगे तो हमेशा इस यूनिट के साथ ही लिखते हैं। विदाउट यूनिट उसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है।
अब जैसे हम लोग क्वांटिटीज दो तरह के पढ़े हैं, उसी प्रकार से उनके यूनिट भी दो तरह के होते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ा, तो उसके यूनिट्स को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स जैसे अभी हमने जो लिखा वो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे सभी, जैसे लेंथ, तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो इसके यूनिट्स क्या क्या हो, जैसे सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ईटीसी। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स कहे जाएंगे क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मास, तो मास के लिए फिर हम लोग लिख सकते हैं ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, क्विंटल, ऐसे ईटीसी। तो ये सब फंडामेंटल। फिर यहाँ पर टाइम, टाइम के लिए भी लिख देते हैं, फिर यहाँ सेकेंड, फिर यहाँ उसके बाद से मिनट, फिर आवर, ये सब ईटीसी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। और ये जो यूनिट्स होंगे फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के नेचर के ही होंगे। डैट मीन्स कि जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज फ्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है, उसी तरह से इसके जो यूनिट्स हैं ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। यानी मीटर जो होगा किसी दूसरे ग्राम पर, किलोग्राम पर, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये सेम नेचर की होती है जो जिस नेचर की क्वांटिटीज होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा, अगर हम डिराइव्ड देखें, डिराइव्ड यूनिट्स, तो जैसे हमने पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटीज कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त किए जाते हैं, उसी से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनके गुना और भाग से, उनके प्रोडक्ट से, उनके डिवीजन से। उसी तरह से डिराइव्ड यूनिट्स जो है ये भी फंडामेंटल यूनिट से ही प्राप्त होते हैं, उनके प्रोडक्ट से, उनके डिवीजन से। जैसे अगर देखें हम, अगर सपोज कीजिए कि हम कुछ फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम याद करते हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, एरिया। तो एरिया को हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हम इसका यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ एरिया, तो लेंथ का यूनिट मीटर और ब्रेड्थ का जो यूनिट वो भी मीटर, क्योंकि वो भी लेंथ है, तो हम लोग सेम लेंगे। तो इस प्रकार से इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये डिराइव्ड हो गया, यानी फंडामेंटल यूनिट से ये यूनिट डिराइव्ड हुआ, इसलिए एरिया का ये जो यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। उसी तरह से अगर हम वॉल्यूम का लें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर हम इसका यूनिट प्राप्त करें, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जब हम यूनिट लिखेंगे तो लेंथ के लिए मीटर, ब्रेड्थ के लिए भी फिर मीटर और हाइट के लिए भी मीटर, क्योंकि ये सभी राशियाँ जो है, ये सभी क्वांटिटीज मूल रूप से लेंथ ही है, इससे सब में हम लेंथ का ही यूनिट यूज़ करेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम डेंसिटी का निकालते हैं, डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जिन लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा या भूल गए होंगे, वो इसको थोड़ा सा एक बार याद कर लेंगे इसको, क्योंकि ये सभी आगे ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें हैं। तो अगर हम इसका यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का अगर हम यूनिट लिखें, तो मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का भी हम निकाले हैं मीटर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेंसिटी के, तो ये सभी डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। इसी प्रकार से अगर हम वेलोसिटी का लिखें, वेलोसिटी, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ पर इसका यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मीटर यूज कर सकते हैं, टाइम के लिए सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें सिर्फ ये मीटर सेकेंड ऐसे यूज कर, बाकी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट या पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, जिसका चाहे हम यूज कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है, उसी के हिसाब से हम उसका यूनिट भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स हैं।
एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। छोटी क्वांटिटी है तो उसके लिए छोटे यूनिट्स, बड़े क्वांटिटी है तो बड़े यूनिट्स, और भी बड़े क्वांटिटी है तो और भी बड़ा यूनिट्स। जैसे लेंथ के बहुत बड़े बड़े भी यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, पार्सेक कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं समाप्त कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, क्वांटिटीज़ को कितने तरह के होते हैं, कितने उसको मेजर करने के क्या मेथड्स होते हैं, यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, यूनिट्स किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की। अब इस यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम है, हम आज के डेट में किस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, उस यूनिट्स में हम जो लेंथ का, मास का, इसको मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उस सब तरीक़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेज में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये यूनिट मेजर्स का जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए द रॉयल फिजिक्स में कि इस चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।